इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। एक नई सुबह हो चुकी थी। आंखों में एक खुशी की चमक लिए सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे। सिंघानिया मैंसन को फूलों से सजाया जा रहा था। मोहित और उसके कजिन भाई डेकोरेशन और मंडप मुहूर्त की तैयारियों में लगे हुए थे। दूसरे रिलेटिव्स इस ऑलवेज गपशप करने में लगे पड़े थे। बच्चे इधर उधर भागकर खेल रहे थे। लड़कियां रात के संगीत की प्रैक्टिस में मशगूल थी। संजना, किंजल और मीरा तैयार हो रही थी। इस तरफ सौरभ और दादी भी अनिरुद्ध के साथ आने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी, आपका वहाँ आना जरूरी है क्या? अनिरुद्ध बोला, जो कब से दादी को तैयार होते हुए देख रहा था और थोड़ा डर भी रहा था उनसे बात करने के लिए। हाँ, ज़रूरी है। तुम दोनों लंगूर पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे तो वहाँ आना ही होगा। दादी ने भी अपना निशाना लगा दिया था। अनिरुद्ध ने मायूसी से सौरभ की तरफ देखा, पर सौरभ ने भी इशारे में कह दिया कि वो तो आज दादी से उलझेगा ही नहीं। फिर तीनों सिंघानिया मैंसन जाने के लिए निकल गए। अनिरुद्ध ने अपना मास्क लगा लिया था ताकि कोई उसे पहचान न ले, और सौरभ ने भी विग पहन ली थी और साथ में मूछ भी लगा ली थी। मोहित और राजेश जी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनको अनिरुद्ध आता हुआ दिखाई दिया, वो दोनों उनके स्वागत के लिए वहां पर आ गए। किंजल भी उनके पीछे पीछे आ गई। आइए आइए मिस्टर अनिरुद्ध, हम आपका ही वेट कर रहे थे। राजेश जी अनिरुद्ध के पास आते हुए बोले। जी, ये मेरी दादी है। अनिरुद्ध ने दादी को मिलवाते हुए कहा। नमस्ते दादी जी। राजेश जी और मोहित दोनों ने ही उनके पैर छुए। जीते रहो, दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। किंजल उनको पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। पहले तो वो पहचान नहीं पाई थी दोनों को, पर राजेश जी की बात सुनकर वो समझ गई। भाई, ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। किंजल उनके पास आती हुई बोली। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। राजेश जी मुस्कुराते हुए बोले। ये वरुण है। किंजल को सौरभ के लिए जो नाम दिमाग में आया उसने बोल दिया। ये सुनते सौरभ उसे घूर घूर कर देखने लगा। दरअसल वरुण भी उन्हीं के साथ कॉलेज में था और सौरभ का उनके साथ 36 का आंकड़ा था। अनिरुद्ध को भी थोड़ी हंसी आ गई थी ये सुनकर। जी नमस्ते, सौरभ भी मजबूरी में मुस्कुराता हुआ बोला। तभी संजना भी वहाँ आ गई। आप आए, बहुत अच्छा लगा, संजना स्माइल करती हुई बोली। अब आपने बुलाया था तो आना ही था। अनिरुद्ध भी सामने स्माइल करते हुए बोला। आइए बैठिए। मोहित ने उन सभी को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा। फिर संजना, रागिनी और राजेश जी ने मिलकर गणेश पूजा की और फिर मंडप मुहूर्त की रस्म निभाई गई। थोड़ी देर बाद लंच टाइम था। लंच के बाद संजना हल्दी के लिए तैयार होने के लिए चली गई। कुंडी तो बहुत ही सोनी है, किसी की नज़र ना लगे इसे। हे भगवान, दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखना। दादी तो बहुत खुशी थी, कब से संजना से बात करना चाहती थी, पर अनिरुद्ध उन्हें जाने नहीं दे रहा था। पर दादी ने बिना मिले ही अपने आशीर्वाद देने शुरू कर दिए थे। बस बस दादी, कितनी रसमलाई खाएंगे? सौरभ दादी को घूरता हुआ बोला। बे छोरे, मैं जितनी भी खाऊं तेरे को क्या? तूने 4 बार गुलाब जामुन खाए तो मैंने गिने क्या? बड़ा आया मेरे खाने पर, नज़र मत लगा। दादी ने मुँह फेर लिया और खाने में लग गई। सौरभ की तो बोलती ही बंद हो गई थी। अनिरुद्ध ने तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। बार बार संजना के कमरे की और देखता रहता। तेरे ऐसे देखने से वो आ नहीं जाएगी। किंजल जो कब से पीछे खड़ी उसे ऑब्जर्व कर रही थी, वो अनिरुद्ध के पास आती हुई बोली। यार तू कुछ करना, मुझे उसे देखना है। थोड़ा वेट कर, मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, वो हल्दी लाया क्या? हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ दादी, वो हल्दी वाला डिब्बा दीजिए ना। हाँ, ये रहा। दादी ने हल्दी वाला डिब्बा अनिरुद्ध को दे दिया और अनिरुद्ध ने किंजल को। अब सुन, मैं जब कहूँगी तुम आ जाना, समझे? ओके। और फिर किंजल वहाँ से चली गई। उसने जगदीश चंद्र त्रिपाठी की वहाँ से आई हुई हल्दी की जगह अनिरुद्ध वाली हल्दी वहाँ पर रख दी। संजना तैयार हो चुकी थी। पीले रंग का लहंगा, साथ में फूलों से बनी ज्वेलरी पहनकर संजना जैसे कोई परी सी दिख रही थी। हाय, अनिरुद्ध देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। किंजल संजना को देखकर मन में ही बोल पड़ी। ओए, कैसी लग रही हूँ? संजना ने किंजल को ऐसे देखते हुए देखा तो उससे पूछा। स्वर्ग से उतरी हुई सुंदर सुकन्या लग रही हो।
किंजल ने हंसते हुए उसकी नज़र उतारी। ये सुनकर संजना भी हंसने लगी। तू ना बड़ी अजीब है, तेरी बातें भी तेरी ही जैसी। संजना मुस्कुराती हुई चली बोली, चल संजू। किंजल उसे हाथ पकड़कर ले जाने लगी। पर कहाँ? चलना, ज़्यादा बकबक मत कर। ये देख आपके सैया की हल्दी। किंजल संजना को हल्दी वाले बाउल के पास लाते हुए बोली, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बस तुझे दिखाने। चलिए लेकर हॉल में जाना है। किंजल ने हल्दी वाला बाउल ले लिया और फिर दोनों हॉल में आ गई, जहाँ सब उन्हीं का राह देख रहे थे। अनिरुद्ध ने जब संजना को देखा तो वो देखता ही रह गया और दादी भी अपनी आंखें झपकाना भूल गई। संजना को एक के बाद एक सब हल्दी लगाने लगे। अनिरुद्ध थोड़ा मुंह बिगाड़ कर सब देख रहा था। मैं भी क्या, किंजल की बात में आ गया। कुछ किया भी नहीं उसने। सब संजना को हल्दी लगा रहे और मैं यहाँ ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। अनिरुद्ध मन में ही बोले जा रहा था और मुंह बिगाड़ रहा था। किंजल भी अनिरुद्ध के बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देख रही थी और मुंह दबाते हुए हंस रही थी। अनिरुद्ध ने जब किंजल को अपनी तरफ देखकर हंसते हुए देखा तो वो उसे गुस्से से घूरने लगा और तुरंत उसे कॉल किया। हाँ बोल। किंजल फ़ोन उठाते हुए बोले, बोल क्या? तू क्या कर रही हो? सब हल्दी लगा रहे हैं, मेरी बारी कब आएगी? पहले ये रस्म तो हो जाने दो। पहली हल्दी फैमिली वाले ही लगाते हैं समझे, पर तुम्हारी बारी भी आएगी, अभी देखना। हाँ पर जल्दी थोड़ा, ऐसा ना हो कि सारी हल्दी ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। किंजल ने कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब सब फैमिली मेम्बर ने हल्दी लगा ली तो किंजल वहाँ से बोली, अनिरुद्ध, दादी, वरुण, यहाँ आइए। ये सुनकर तीनों ही आश्चर्य से देखने लगे। संजना ने सब उनकी ओर देखने लगे। तीनों उनके पास आए। अनिरुद्ध, तुम भी लगाओ हल्दी। किंजल सबके सामने बोली। अनिरुद्ध थोड़ा हड़बड़ा गया था। उसने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया था कि किंजल ऐसा कुछ करने वाली है। संजना भी अनिरुद्ध को ही देख रही थी। जब अनिरुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो राजी सी बोली, हाँ बेटा आप भी लगाइए ना। जब अनिरुद्ध ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत संजना की ओर देखा। संजना ने भी स्माइल की और अनिरुद्ध को जैसे संजना की परमिशन मिल गई हो। उसने हल्दी ली और संजना के गाल पर लगाई। ये पल उसके लिए सबसे खूबसूरत पल था। संजना को भी कुछ अलग सा महसूस हुआ जब अनिरुद्ध के हाथ उसके गाल पर कुछ हुए। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अनिरुद्ध का चेहरा दिखाई दिया। अनिरुद्ध के बाद सौरभ और दादी ने भी हल्दी लगाई। फिर किंजल ने अनिरुद्ध के पास आकर धीमे से उसके कान में कहा, अनिरुद्ध तुम गार्डन में जाओ। पर क्यों? संजना तो यहाँ है ना। हाँ पर वो यहाँ तो तुम्हें हल्दी नहीं लगाएगी ना। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। अनिरुद्ध किंजल की बात मानकर गार्डन की ओर चला गया। अब किंजल ने बहुत सारी हल्दी उठाई और संजना के पास आ गई। संजू तैयार हो जा मेरे बदले के लिए। बदला? कैसा बदला? ओह भूल गई मैडम, डाकू सिंह वाला ड्रामा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे बदला लूँगी तुम्हारी हल्दी वाले दिन। अब ये भूल जाना। तुम तो मेरी बहन हो ना, प्लीज़। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ऐसा बोलकर किंजल उसके पीछे भागी। संजना भी किंजल से बचने के लिए भागी। दोनों पूरे हॉल में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। किंजल ने उसे पकड़ लिया और उसके गाल पर बहुत सारी हल्दी लगा दी। ओह अब तो रुक, तुझे भी मैं दिखाती हूँ। संजना ने भी अपने हाथ में हल्दी ली और किंजल के पीछे भागी। नहीं नहीं, ये तुम गलत कर रही हो संजू, किंजल भागते हुए बोल रही थी। किंजल भागते हुए गार्डन की तरफ चली गई और जाके एक कोने में छुप गई। अनिरुद्ध पेड़ के पास खड़ा था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। संजना वहाँ पर आई तो उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये किंजल कहाँ गई? यहीं तो आई थी। संजना को पेड़ के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। संजना को लगा कि किंजल ही पेड़ के पीछे छुपी हुई है, इसलिए वो चुपके से बिना आवाज़ किए वहाँ पर गई। और पेड़ के पीछे कौन है ये बिना देखे एकदम से उसके सामने आकर दोनों हाथों से हल्दी उसके चेहरे पर लगा दी। तो कितना भी छुप पर मुझसे बच नहीं पा सकती, संजना हल्दी लगाते हुए ही बोली। पर जब उसने देखा कि ये किंजल नहीं पर अनिरुद्ध है तो उसके हाथ रुक गए और आंखें फटी की फटी रह गई। अनिरुद्ध तो ये जो भी हुआ उसे समझने में ही लगा था। संजना ने उसे अपने हाथों से हल्दी लगाई थी, उस पर तो वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दिए। मुझे लगा कि किंजल है इसलिए। प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी अनिरुद्ध जी। संजना घबराती हुई एक्सप्रेस गाड़ी में सवार हुए बस बोले जा रही थी।
और अनिरुद्ध सिर्फ उसके मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था। बस बस संजना, कितना सॉरी बोलोगी? और तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे कैसे गलती नहीं है? मेरी गलती है। आप जो सज़ा दोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ, इसे तो सज़ा दे ही दो तुम। किंजल वहाँ आती हुई बोली। कहाँ थी तू? ये देख तेरी वजह से क्या हुआ। अनिरुद्ध जी को मैंने हल्दी लगा दी जो तुझे लगानी चाहिए थी। अब मेरी वजह से भला कैसे हुआ? मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम मुझे हल्दी लगाओ आओ। तुम ही तो भाग रही थी मेरे पीछे। तुम्हें बाद में देख लूँगी। चलिए अनिरुद्ध जी, मैं आपको हल्दी साफ कर देती हूँ, संजना ने कहा और वो जाने लगी। अनिरुद्ध भी मुस्कुराता हुआ उनके पीछे जाने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो किंजल ने हंसते हुए उसकी तरफ आंख मारी। संजना अनिरुद्ध को गार्डन में पानी के नल के पास ले गई। तभी अनिरुद्ध को याद आया कि अगर संजना पानी से उसके गाल को धोएगी तो मार्क्स निकल जाएगा। आइए ना, रुक क्यों गए? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं साफ़ कर लूँगा। नहीं, मैं कर देती हूँ, आइए ना, संजना ने बोलते हुए गलती से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। इस वजह से संजना के हाथ की हल्दी अनिरुद्ध के हाथ पर लग गई। सॉरी, फिर से पता नहीं कैसे हो गया। कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लेता हूँ। अनिरुद्ध ने पानी से हाथ साफ किया और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर गाल साफ करने लगा ताकि मास्क निकल ना जाए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो एक अर्जेंट कॉल आया था, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा था तो मैं यहाँ आ गया बात करने के लिए। ओह अब तो ये साफ़ हो गया है। अब मैं चलता हूँ, कुछ काम से बाहर जाना है। पर अभी तो रात को संगीत है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए ही जाना है, संगीत तक आ जाऊँगा। तो फिर ठीक है, पर प्लीज़ आप टाइम पर आ जाना। हाँ, आ जाऊँगा, बाय। अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। वो बहुत ही खुश था। संजना ने जब अनिरुद्ध को हल्दी लगाई वो पल उसके लिए बहुत ही खास था। इस तरफ त्रिपाठी के परिवार में भी हल्दी की रस्म हो चुकी थी। हरदेव अपने कमरे में हल्दी लगाए अपने बदन को आईने में देख रहा था और बार बार हल्दी वाले अपने गाल को छू रहा था। इस तरह करने से जैसे उसके शरीर में कुछ सिरहन सी उठ रही थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पार्क में बच्चों को गुब्बारे देती हुई हंसती खिलखिलाती हुई संजना दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, उसकी उड़ती हुई एक लट पीला अनारकली ड्रेस और उसकी हवा से उड़ती हुई चुनरी, जाने बगीचे में कोई सुंदर सा कोमल फूल खिला हो। हरदेव अपनी जीप में बैठकर बाहर से संजना को निहार रहा था। फिर कब संजना वहाँ से चली गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। हरदेव ने उसी ही दिन संजना की पूरी कुंडली निकाल ली। वो कब कहाँ किसके साथ जाती है उसने सब पता कर लिया। हरदेव त्रिपाठी बहुत ही कम बोलने वाला लड़का था। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जगदीश चंद कई सारे इल्लीगल काम में जुड़े हुए थे पर हरदेव एक भी काम में उनके साथ नहीं था। जगदीश चंद के कई बार कहने पर भी हरदेव इस सब काम में पड़ना नहीं चाहता था। जगदीश चंद कई बार कहते कि अगर पैसे कमाने हैं तो ये सब साथ में सीख ले, मेरी जगह तुझे ही कुर्सी पर बैठना है, ऐसे ही रहेगा तो दूसरी पार्टी वाले उखाड़ कर फेंक देंगे। पर हरदेव पर ना ही इन सब बातों का असर होता, ना ही वो खुद को बदल रहा था। संजना को देखने के बाद वो कुछ बावरा सा हो गया था। हर जगह वो संजना का पीछा करता। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण वो संजना से बात नहीं कर पा रहा था। एक दिन फीवर और जुकाम की वजह से वो सुबह घर पर ही था। शाम को जब वो कॉलेज के पास गया उसने देखा कि कोई लड़का संजना को फूल दे रहा है और कुछ कह रहा है। संजना ने भी उसके हाथ से फूल ले लिया। ये देखकर उसका दिल टूट गया। गुस्से में वो घर आया और अपने कमरे में आकर वो सब चीज़ें तोड़ने लगा और चिल्लाने लगा, संजना तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने एक बॉटल उठाई और आईने पर जोर से फेंकी। आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी हरदेव ने अपनी आंखें खोल ली। बीती ये सब बात अचानक उसके सामने आ गई थी। उसने फिर आईने में खुद को देखा। संजना के नाम की हल्दी से आज वो रंगा हुआ था। सिर्फ एक दिन और तुम मेरी, हरदेव बोला और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। अनिरुद्ध भी चेंज करके सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था। सभी लेडीज तैयार थी मेहंदी और संगीत के लिए। सौरभ बैठा बैठा खूबसूरत सुकन्या को निहार रहा था। आज वो ये हॉल स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, मानो सभी अप्सराएं आज यही धरती पर आ गई हों।
दादी ने सौरभ को ऐसे देखा तो उसके सिर पर जोर से दे मारा। आओ दादी, मार क्यों रही हैं? ऐसे लड़कियों को ताड़ना बंद कर, अच्छा नहीं लगता। दादी, तो फिर आपके घर बहू कैसी आएगी? क्या बोला? कुछ नहीं। तभी वहाँ अनिरुद्ध आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, सौरभ ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। अरे मुंह क्यों बिगाड़ा हुआ है तेरा? कहा ना कुछ नहीं। ओके, नहीं बताना है तो कोई नहीं, बोलकर अनिरुद्ध बैठ गया और इधर उधर नजर करने लगा। तभी ऊपर से किंजल, संजना और मीरा आते हुए दिखाई दी। पर्पल कलर के लहंगे में संजना बहुत ही प्रीटी लग रही थी। किंजल ने भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना था और मीरा ने लाइट पिंक कलर का। वो दोनों भी कमाल की लग रही थी। उनको देखकर सभी लड़कों के मुंह खुले रह गए और लड़कों में हमारे अनिरुद्ध और सौरभ भी तो थे। दोनों उनको देखकर खड़े हो गए। एक तो सबसे आगे बैठे थे तो पीछे से सभी उनको बैठने के लिए कहने लगे, पर दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दादी भी अभी लड़कियों को ही देख रही थी, पर जब उनको बाजू में खंबे की तरह खड़े दो नौजवान दिखे तो उन्हीं के पाले लंगूर थे, तो दादी ने अपना सिर पीट लिया। क्या कर रहे हो दोनों? नीचे बैठो। दादी ने दोनों के हाथ खींचे तो दोनों नीचे बैठ गए। किंजल ने ये देख लिया था और उसकी तो हंसी छूट गई थी। क्या लड़की है? सौरभ मीरा को देखकर मुंह फाड़े बोला। हाँ भाई, क्या लड़की है? अनिरुद्ध भी बोला, जो सिर्फ और सिर्फ संजना को देख रहा था। तभी पीछे बैठा एक लड़का भी बोल पड़ा, सही कह रहे हो, क्या लड़कियां हैं? ये सुनते हैं अनिरुद्ध और सौरभ पीछे मुड़ के गुस्से से उस लड़के को घूरने लगे। ये देखकर वो लड़का सिर झुकाकर बैठ गया। संजना झूले पर आकर बैठ गई, जिसे फूलों से सजाया गया था। संजना स्माइल कर रही थी, पर उसकी स्माइल में खालीपन था जो सिर्फ अनिरुद्ध महसूस कर पा रहा था। उसके हाथों में मेहंदी लगनी शुरू हो गई। स्टेज पर अचानक लाइट बंद हो गई और बीच में एक स्टॉप लाइट शुरू हो गई। दो सुंदर लड़कियां पीछे मुड़कर पोज में खड़ी हुई थी और सॉन्ग का म्यूजिक शुरू हो गया। जैसे ही गाना बजा सब सीटियां मारने लगे और उन दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों मुड़ी सबके चेहरे खुले रह गए। किंजल और मीरा बड़ी ही अदाओं से डांस कर रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे और वंस मोर के नारे लगाने लगे। संजना तो खुशी के मारे झूम रही थी अपनी सहेलियों को देखकर और खड़ी होकर सबके साथ उनको प्रोत्साहित करने में लगी थी। थैंक यू मीरा और किंजल ने कहा और वो दोनों एक रिंग करने के लिए माइक पकड़कर खड़ी हो गई। शुक्रिया आप सभी लोगों का मेहंदी और संगीत में स्वागत है। आज कुछ सरप्राइज़ परफॉर्मेंस हमारी प्यारी संजना के लिए और आप सभी के लिए भी, तो आप सभी तैयार हो जाइए आज की धमाकेदार शाम के लिए, दोनों बोले और स्टेज की एक और चले गए। सभी लाइट बंद हो गई और एक स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच हुई, जहां दो हैंडसम बंदे काले सूट, सिर पर टोपी और चश्मे में खड़े हुए थे। सॉन्ग शुरू हुआ। दोनों ही जैसे घूमे। अनिरुद्ध, सौरभ और हमारी संजना भी खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। संजना खुशी के मारे चिल्लाई, कम ऑन मोहित भाई, राघव भाई। सॉन्ग खत्म हुआ और उनको देखकर अनिरुद्ध और सौरभ भी सीटी मारे बिना रुक नहीं पाए। मोहित भाई के कितने और रूप दिखने बाकी हैं बे, सौरभ बोला। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। सही है, ये वाला रूप भी आज उनका देख ही लिया, अनिरुद्ध स्माइल करता हुआ बोला। मोहित और राघव संजना के पास आए। क्या जोरदार डांस किया है आप दोनों ने, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा था। संजना खुशी से उछलती हुई बोली। तेरे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं छोटी, मोहित ने संजना का गाल खींचते हुए कहा। आओ, मेरे हाथ पर मेहंदी लगी है, इसका फ़ायदा मत उठाइए भाई, संजना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। ओके सॉरी, चल तो मेहंदी लगा, मैं यहीं बैठा हूँ, मोहित ने कहा और वो संजना के पास बैठ गया। फिर बारी बारी से सबके परफॉर्मेंस हो रहे थे और सब उसे एंजॉय कर रहे थे। दादी, मेहंदी में क्या नाम लिखूं? उस लड़की ने संजना से पूछा। संजना को डीजे के शोर में सुनाई नहीं दिया तो उसने पास बैठे मोहित से पूछा, भैया मेहंदी में कौन सा नाम लिखूं? क्या? मोहित को भी कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या नाम लिखूं? लड़की ने थोड़ा ज़ोर से पूछा। तभी मोहित की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी जो उठकर कहीं जा रहा था। अनिरुद्ध जी, मोहित ज़ोर से बोला। अनिरुद्ध ने जैसे मोहित की आवाज़ सुनी वो उस तरफ देखने लगा। मैं भी आता हूँ, अनिरुद्ध बोला, पर मोहित को समझ में नहीं आया तो वो उठकर वहाँ से जाने लगा।
उस लड़की ने फिर पूछा, अनिरुद्ध जी का ए लिख दूं क्या? उस लड़की को लगा था कि मोहित ने उसे कहा था, पर मोहित बिना सुने ही चला गया, तो उस लड़की ने मेहंदी में अनिरुद्ध का ए बना दिया। अरे अनिरुद्ध जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बस यहीं बाहर जा रहा था, अर्जेंट कॉल करना है था तो। ठीक है, पर जल्दी ही आ जाना। हाँ, अनिरुद्ध ने कहा और वो बाहर चला गया। संजना का ध्यान मेहंदी पर जरा भी नहीं था। तभी किंजल वहाँ पर आई। दिखा तो जरा अपनी मेहंदी, ये देख। संजना ने दोनों हाथ आगे करके किंजल को दिखाए। किंजल गौर से देख रही थी तो उसे एक छोटे से हार्ट में एस और ए लिखा हुआ दिखाई दिया। किंजल तो देखती ही रह गई। वो यहाँ इसी कारण से आई थी कि मेहंदी में अनिरुद्ध का ए लिखवाए, पर उसके हाथ पर पहले से ए लिखा हुआ था। इतना क्या ध्यान से देख रही है? तो संजना ने उसे ऐसे देखा तो पूछ लिया। संजना भी ध्यान से हाथों की मेहंदी देखने लगी तो उसे भी हार्ट में एस और ए लिखा दिखाई दिया। ये क्या हुआ? संजना एकदम खड़ी हो गई। ये क्या लिखा है आपने? संजना कड़क आवाज़ में उस लड़की से बोली। मैंने आपको पूछा पर आपने सुना ही नहीं। तो यहाँ आपके भाई बैठे थे, वो अनिरुद्ध जी बोले, तो मैंने उनसे पूछा भी कि ए लिखना है, पर वो बिना सुने ही चले गए, तो मैंने वो वहाँ चुप हो गई। तो तुमने ए लिख दिया? संजना गुस्से में उसके सामने देखने लगी। वो लड़की कुछ नहीं बोली। संजना की आंखों में आंसू बहने लगे और वो दौड़ती हुई बाहर चली गई। संजू, किंजल बोली, पर संजना ने उसकी आवाज़ सुनी नहीं। इधर अनिरुद्ध गार्डन में खड़ा खड़ा संजना के बारे में सोच रहा था। संजना भी गार्डन की तरफ भागती हुई आ रही थी। संजना का ध्यान आसपास कहीं नहीं था। उसे सिर्फ आंखों में अनिरुद्ध का नाम अपनी मेहंदी में लगा हुआ दिखाई दे रहा था। अनिरुद्ध को जैसी पायल की आवाज़ सुनाई दी तो वो पीछे मुड़ा। संजना भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी। संजना के पैर में उसका लहंगा आया, वो गिरने ही वाली थी, तब अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध का एक हाथ संजना की कमर पर था और दूसरा हाथ उसने संजना का हाथ पकड़ा हुआ था। संजना उसकी आंखों में देख रही थी। फिर से वो एहसास उसे महसूस हो रहा था जो अक्सर उसे अनिरुद्ध की आंखों में देखकर होता था। अनिरुद्ध थोड़ा संभल गया और उसने हाथ छोड़ दिया। संजना भी खड़ी हो गई। थैंक यू अनिरुद्ध जी, फिर से मुझे गिरने से बचाने के लिए। गिरने से तो क्या, तुम्हें मैं अपनी अंतिम सांस तक हर मुसीबत से बचाऊंगा। अनिरुद्ध धीमे से बोला। क्या? संजना को साफ साफ सुनाई नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। ओ गॉड, ये क्या हो गया? संजना ने अनिरुद्ध का हाथ देखते हुए कहा। अनिरुद्ध ने जैसे अपना हाथ देखा तो संजना के मेहंदी की छाप उसके हाथ पर लग गई थी। अनिरुद्ध ने हार्ट में एस और ए भी देख लिया और अब उसे सब कुछ समझ आ गया कि संजना ऐसे रोती हुई क्यों भाग रही थी। आई एम सॉरी अनिरुद्ध जी, ये गलती से हो गया। मैं अभी इस मेहंदी को ही मिटा देती हूँ, उसने कहा और वो वहाँ जाने लगी। ये सुनकर अनिरुद्ध को बहुत ही बुरा लगा। कुछ सेकंड के लिए संजना के हाथ पर अपना नाम देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई, पर वो खुशी इसी वक्त संजना मिटाने जा रही थी। ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारे सगुन की मेहंदी है, अनिरुद्ध उसके पीछे जाते हुए बोला। हाँ, सगुन की है, पर मैं इसे रख नहीं सकती। संजना अभी भी रुक नहीं रही थी क्योंकि उसमें अनिरुद्ध का ए लिखा हुआ, इसलिए अनिरुद्ध जोर से बोला। हाँ, मेरी शादी उससे नहीं हो रही थी तो मैं उसका नाम रख कर क्या करूँगी? ऐसा बोलकर संजना पानी के नल के पास आई और पानी से मेहंदी धोने लगी। अनिरुद्ध अब बस खड़ा खड़ा ये देख रहा था, वो कुछ नहीं कर पा सकता था। संजना ने मेहंदी पानी से धो ली। अब उसका कोई मतलब नहीं था। मेहंदी का कलर हाथों पर चढ़ गया था। संजना ये देखकर और आंसू बहाने लगी और अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे मेहंदी में मेरे प्यार का रंग चढ़ा है, इतनी आसानी से कैसे मिट सकता है? अनिरुद्ध मन में ही मुस्कुराता हुआ बोला। ये तो निकल ही नहीं रहा। संजना उसे अब भी घिस रही थी। अनिरुद्ध धीरे से उसके पास आया और पानी से अपने हाथ पर लगी मेहंदी भी धोने लगा। संजना रुककर उस तरफ देखने लगी। अनिरुद्ध के हाथ पर भी मेहंदी का हल्का सा केसरी रंग चढ़ चुका था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। पर अब क्या होगा? संजना अनिरुद्ध की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली। अब सब हंसेंगे मेरे पर। ये छोरा छोरियों की तरह अपने हाथ रंगवा के बैठा है, ऐसा बोलेंगे सब लोग। अनिरुद्ध संजना को हंसाने के लिए एक्टिंग करता हुआ बोला। अनिरुद्ध की इस हरकत से संजना को हंसी आ गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो क्या अब ऐसा ही होने वाला है? पर आप बड़े क्यूट लग रहे हो हाथ पर मेहंदी लगवा के।
संजना हंसती हुई बोली, अरे मैंने कहाँ लगाई, ये तो अपने आप लग गई। सॉरी। संजना कान पकड़ते हुए बोली, कितनी बार सॉरी बोलोगी, चलिए अब अंदर। और ये सब बात की चिंता मत करो, रिश्ते नाम से नहीं जुड़ते, प्यार से जुड़ते हैं। बाकी भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ो, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। संजना मुस्कुराती हुई बोली, तो चलिए। अनिरुद्ध ने कहा और दोनों साथ में अंदर आ गए। मोहित ने दोनों को एक साथ आते हुए देखा। मोहित ने जब संजना के हाथ की मेहंदी देखी तो वो भागता हुआ उसके पास आया। संजू, तूने मेहंदी क्यों धो ली? वो भाई, मैं बाहर थोड़ी देर के लिए गई थी तो लहंगा पैरों में आने की वजह से गिरने ही वाली थी। ये तो अच्छा हुआ अनिरुद्ध जी ने मुझे गिरने से बचा लिया, पर इस चक्कर में मेरी मेहंदी इनके हाथ पर लग गई और मेरी पूरी मेहंदी ख़राब हो गई, तो मैंने धो ली। पर ये देखिए, मेहंदी का कलर चढ़ गया है। कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत ही। थैंक यू अनिरुद्ध जी। मोहित ने कहा। थैंक यू की कोई बात नहीं है, मोहित, अनिरुद्ध ने कहा। फिर मोहित भी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। चलिए डांस करने। संजना ने अनिरुद्ध को सबके साथ डांस करने के लिए आने को कहा। नहीं नहीं, मैं कैसे? अरे आप क्यों नहीं आ सकते? मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ क्या? ऐसा नहीं है तो फिर चलिए ना। संजना अनिरुद्ध को खींचकर अपने साथ लेकर आ गई। अनिरुद्ध भी सबके साथ डांस करने लगा। ये देखकर सौरभ भी उसमें शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद कपल डांस शुरू हुआ। सब अपनी जोड़ी में तैयार हो गए। संजना और मोहित, किंजल और अनिरुद्ध, मीरा और राघव और बेचारे सौरभ के साथ दादी। थोड़ी देर बाद जोड़ी एक्सचेंज होती थी। कुछ देर बाद डांस में अनिरुद्ध के सामने संजना आ गई, सौरभ के सामने मीरा, किंजल के सामने मोहित और गाना चेंज हुआ। अनिरुद्ध और संजना आंखों में आंखें मिलाए डांस कर रहे थे। गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। सब अपनी जोड़ी से अलग हो गए। अनिरुद्ध ने अपने होश में आया और दूर हो गया। संजना अभी भी उसे देख रही थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो अपनी आंखें झुका ली और वहाँ से चला गया। कुछ तो बात है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ पर देख नहीं पा रही हूँ। क्यों अभी आप नज़रें नहीं मिला पाए अनिरुद्ध जी? मुझे ये पता करना ही होगा आपकी आंखों में छुपी इन गहराइयों का राज जो आप पहले दिन से छुपा रहे हैं, संजना ने कहा और वो अनिरुद्ध के पीछे पीछे जाने लगी। अनिरुद्ध हॉल में से सीधा टेरेस पर चला गया। संजना भी उसका पीछा करती हुई टेरेस पर आ गई। ये क्या हो गया था मुझे? क्यों मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ? पता नहीं उसकी आंखों में देखते ही क्यों भूल जाता हूँ कि मैं अनिरुद्ध ओबराय हूँ। अब ये झूठ मुझे खोखला करता जा रहा है। संजना को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हूँ। आज संगीत भी खत्म हो गया, कल शादी है उसकी, वो भी किसी और के साथ। नहीं, मुझे संजना को सब सच बताना ही होगा। अनिरुद्ध बस बोले जा रहा था, बिना जाने कि उसकी बात संजना सुन रही थी। संजना ने अनिरुद्ध को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। वो भी हैरान थी ये सब सुनकर। कैसा सच अनिरुद्ध जी? संजना अनिरुद्ध के सामने आती हुई बोली। ये सुनते अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ा और संजना को देखकर शॉक रह गया। क्या सच आप मुझे बताना चाहते हैं? पर संजना को अचानक अपने सामने देखकर अनिरुद्ध घबरा गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो बस भीगी आंखों से संजना को निहार रहा था। बोलिए ना, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? और क्या बताना चाहते हैं मुझे? और मना तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ कि आप कोई गहरा राज छुपाए बैठे हैं। आप कुछ बताते नहीं, पर ये आपकी आंखें सब कुछ बोल जाती हैं। संजना थोड़ी गुस्से से बोली। संजना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी कुछ करना नहीं चाहता था, पर हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि मुझे करना पड़ा। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। अनिरुद्ध की आंखें बहने लगी। पर आपने किया क्या है कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? तुम्हें धोखा दिया है। धोखा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, धोखा दिया है तुम्हें। तुमसे झूठ बोला कि मैं अनिरुद्ध ओबराय हूँ। क्या? संजना हैरान थी ये सुनकर। हाँ, ये तुम जो इतने दिन से चेहरा देख रही हो ना, ये एक झूठ है, नकाब है। इसके पीछे वो है जो तुम्हारे सारे दुखों की वजह है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, अनिरुद्ध ने कहा और वो अपना मास्क हटाने लगा। संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अनिरुद्ध को मास्क हटाते देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि इस मुखरे के पीछे कौन है जो उसके दुखों की वजह है।
जैसे अनिरुद्ध ने मास्क हटाया संजना की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिरुद्ध का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आज वो संजना का अपना पहले वाला अनिरुद्ध बनकर उसके सामने खड़ा था। अनिरुद्ध तुम, संजना इतना बोलकर तेजी से उसके गले लग गई और रोने लगी। मुझे पता था कि तुम आओगे, ज़रूर आओगे। कहाँ चले गए थे तुम इतने दिनों से? आई एम सॉरी संजू, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। पर संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जी भर कर अनिरुद्ध को महसूस कर रही थी। पर अचानक वो अनिरुद्ध से अलग हो गई। संजू क्या हुआ? अनिरुद्ध संजना का ये रिएक्शन देखकर घबरा गया। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? संजू, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं, मुझे जानना है, कहाँ थे तुम? किस देश में, किस शहर में थे तुम? संजना ने अनिरुद्ध की बात काटते हुए जोर से चिल्लाई। यही था, इस शहर में, अनिरुद्ध धीमे से बोला। और ये सुनकर संजना उससे दूर जाने लगी। संजना प्लीज़ रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनने का बाकी है? अब तुम यहीं थे, फिर भी एक बार मिलने भी नहीं आए। कितने महीने हो गए, एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। संजना, ये सच नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। और ये अनिरुद्ध ओबराय बनकर क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे? इतने दिनों से ये सब दिखावा कर रहे थे, किसी के नाम का उपयोग करके मेरे परिवार को भी बेवकूफ़ बना रहे थे। नहीं संजू, मैंने कोई गेम नहीं खेला है, कोई दिखावा नहीं किया है, ना ही किसी के साथ के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। ओह अच्छा, तो ये को अनिरुद्ध ओबराय खुद को बताते हुए घूम रहे हो, वो क्या था? उनके चेहरे का मुखौटा लगाकर तुम ये सब कर रहे थे, वो क्या गलत नहीं था, क्योंकि मैं ही अनिरुद्ध ओबराय हूँ। ओह वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा था तुम अनिरुद्ध सिन्हा हो। मैं सच कह रहा हूँ संजू, तुम्हारी कसम। ये सुनकर संजना चुप हो गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था उस समय कि मैं अनिरुद्ध सिन्हा हूँ, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर बस अब बस करो। एक तो पहली मुलाकात से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। अभी मैं तुमसे सगाई वाले दिन क्या हुआ था ये पूछती तो तुम और एक अपना झूठ खोलोगे। कितने झूठ बोले हैं तुमने, और मैं कैसे सच मान लूँ कि तुम मुझे ये सब सच कह रहे हो? संजू, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही है? क्या ये तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है उसे भी तुम सच नहीं मानती? एक झूठ के सहारे शुरू हुए प्यार में क्या सच्चाई दिखेगी? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पी हूँ मैं, कितने ताने सुने हमारे परिवार ने। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना, बस एक चिट्ठी छोड़कर। नहीं संजू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, और वो चिट्ठी तो मुझे मजबूरी में लिखनी पड़ी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें सब छोड़ना पड़ा? तुम इस शहर में होते हुए भी मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। ये सुनकर अनिरुद्ध कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं है जवाब? तो मुझे भी तुम्हारा सच नहीं सुनना, जब जवाब हो तभी आना। ये बोलकर संजना जाने लगी। अनिरुद्ध बैठकर रोने लगा। प्लीज़ संजना सुनो तो सही। पर संजना बिना सुने ही गुस्से में जाने लगी। रुको संजना, ये आवाज़ सुनते ही संजना रुक गई। सामने खड़ा उस शख्स को देखकर संजना हैरान थी, और अनिरुद्ध भी। तुम ऐसे नहीं जा सकती संजना, तुम्हें सच सुनना पड़ेगा, उसने कहा। पर मोहित भाई, मैंने कहा ना संजू, तुम ऐसे नहीं जा सकती। भाई, जब तक अनिरुद्ध मेरे सवाल का जवाब नहीं देता मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुझे नहीं बताएगा कि वो कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ था। संजना ये सुनते मोहित को आंखें फाड़े देखने लगी। नहीं मोहित प्लीज़, आप ये संजना को मत बताना। अनिरुद्ध वहाँ से मोहित को रोकता हुआ बोला। नहीं, अब बस अनिरुद्ध, बहुत देख लिया और सुन लिया मैंने, अब मुझे बताने दीजिए। ये नहीं जानती कि आपने क्या क्या सहा है। मोहित अनिरुद्ध को रोकता हुआ बोला। भाई, ये आप क्या कह रहे हो? क्या आप जानते थे कि अनिरुद्ध कहाँ था? हाँ जानता था। ये तो तुम्हें बताएंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार जो करते हैं तुमसे, तुम्हें तकलीफ़ ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे भी कुछ तुम्हें बताने के लिए मना किया, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी वजह से। संजना अनिरुद्ध की तरफ भीगी आंखों से देखने लगी, और अनिरुद्ध सिर्फ सिर झुकाए खड़ा था। तुम्हारी सगाई वाले दिन के बाद 1 महीने कोमा में रहे थे। क्या कोमा में? हाँ कोमा में, मोहित ने कहा। संजना सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को देख रही थी, जो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। संजना अनिरुद्ध के पास गई और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। अभी भी क्यों चुप हो तुम? इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। कैसे बताता तुम्हें? अगर तुम्हें पता चल जाता कि मैं कोमा में हूँ तो तुम चैन से बैठती क्या?
मेरी हालत तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जितना दर्द तुम्हें हुआ था मेरे छोड़ के जाने से, उससे कई ज़्यादा दर्द से तुम्हें गुजरना पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे और ये तुम्हीं पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। कितना गलत समझा मैंने तुम्हें। वहाँ तुम ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे और मैं बस बैठी बैठी शिकायत कर रही थी। हार गया मेरा प्यार, हार गया। संजना को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं नहीं संजू, ऐसा मत कहो। तुम्हारा प्यार हारा नहीं है, तुम्हारा प्यार जीता है। तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो मैं मोहित से कभी नहीं मिलता, और मोहित नहीं होते तो आज मेरी लाश समुंदर के किसी किनारे पड़ी होती। अनिरुद्ध इतना बोल तभी संजना ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो। नहीं संजू, ये ही सच है। मोहित ने मेरी जान बचाई है। अनिरुद्ध, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपने जो किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। मोहित अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। अब कोई मुझे सब सच बताएगा क्या? ये सब कैसे हुआ? मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। संजना अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली। अनिरुद्ध, आप बताइए। मोहित बोला। संजू, मैं जब छोटा था तभी मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में चले गए। पापा की ओबराय फार्म कंपनी उनके साथ उनके दोस्त अखिल मल्होत्रा और उनके छोटे भाई मनीष मल्होत्रा संभालते थे। अखिल अंकल ने मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे पढ़ाया। उन्होंने कभी मुझ में और सौरभ में भेद नहीं किया, मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा। फिर हम दोनों को पढ़ाई के लिए कनाडा भेजा। ओ मतलब तुम किंजल के साथ ही उसकी कॉलेज में थे? हाँ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं इंडिया आ गया और अपनी कंपनी मैंने और सौरभ ने ज्वाइन कर ली और अपने पढ़ाई के वक्त से ही कैंसर की दवाई पर सर्च कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने कैंसर के लिए बेस्ट मेडिसिन बनाई है और उसे हम इंडिया लाना चाहते थे ताकि ज़रूरतमंद तक कम से कम दाम में मेडिसिन पहुंचाया जाए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर सरकार ने परमिशन दी क्या? हाँ, सरकार से परमिशन तो ले ली, पर हम चाहते थे कि जब तक ये डील हो ना जाए और मेडिसिन यहाँ पहुँच ना जाए तब तक ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम होगी और अगर उनके हाथ से मेडिसिन लग गई तो पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं कैसे, पर एमएलए के और कुछ मंत्री को इस बारे में पता चल गया। एमएलए मतलब जगदीश त्रिपाठी। हाँ संजू, तुम शायद जानती नहीं हो, पर वो कई इलीगल काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ से ड्रग्स, कोकेन, गांजा, इस सब चीज़ों का विदेश में सप्लाई करते हैं और इसके हाथ से ये मेडिसिन लग गई तो वो इन्हें भी विदेशों में ऊंचे दाम में बेच देंगे। ओ गॉड, मैं ऐसे घर में नया रिश्ता जोड़ने जा रही थी जो अपने देश से ही गद्दारी कर रहे हैं। हाँ संजू, और इसी वजह से उन्होंने साजिश रचनी शुरू कर दी थी। हमारे खबरी से हमें पता लगा कि वो लोग मुझे किडनैप करके या मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर ये मेडिसिन पाने का प्लान बना रहे हैं, और इसलिए अंकल नहीं चाहते थे कि अभी मैं सबके सामने आऊँ। अंकल ने कसम दी थी अपनी कि ये मैं डील हो जाने तक अपनी पहचान छुपा के रखूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम अनिरुद्ध सिन्हा कहा था। हाँ, पर तुम बाद में ये सब मुझे बता सकते थे ना? हाँ, और मैं तुम्हें बताने भी आया था, पर तो फिर क्यों नहीं बताया? मैं जब तुम्हें बताने के लिए आ रहा था तो तुम्हें याद है कुछ गुंडे तुम्हें किडनैप करके ले जा रहे थे। हाँ, और तुमने आके मुझे बचा लिया था और तभी तो मैंने अपने प्यार का इजहार किया था। हाँ, तब मैं डर गया था। मुझे लगा कि ये लोग मेरी वजह से तुम्हें ले जा रहे हैं और सिर्फ एक कमजोरी है और वो है तुम, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। तो वो गुंडे जगदीशन त्रिपाठी ने भेजे थे? नहीं, दूसरे दिन पुलिस की मदद से वो गुंडे पकड़े गए और तब हमें पता चला कि उन्हें जगदीशन ने नहीं पर हरदेव त्रिपाठी ने भेजे थे। क्या हरदेव जी तो इतने अच्छे हैं? वो उनके पापा की तरह नहीं हो सकते, और वो क्यों मुझे मारने के लिए गुंडे भेजेंगे? तब तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ये सच नहीं है संजू, उसने तुम्हें मारने के लिए नहीं पर तुम्हें किडनैप करके शादी के लिए गुंडे भेजे थे। वो तुमसे प्यार करता है और उससे हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तुमसे मिला उससे पहले ही वो तुम्हारा पीछा करता था, तुमसे कह नहीं पा रहा था और उसके बीच में आ गया।
उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता, वो तो अच्छे इंसान लगते। हाँ, वो अच्छा इंसान ही है था, पर अंधे प्यार में पागल हो चुका था वो। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो नहीं जानता था कि मैं अनिरुद्ध ओबराय हूँ और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये खेल रचा। मतलब हमारे साथ सगाई वाले दिन जो भी हुआ वो हरदेव जी ने करवाया था। हाँ, हमें जुदा करने वाला और कोई नहीं पर हरदेव त्रिपाठी और जगदीश चंद्र त्रिपाठी हैं। हाँ संजू, ये सच है, मोहित बोला। भाई, आप पहले से अनिरुद्ध की सच्चाई जानते थे क्या? हाँ संजू, जानता था। मगर कैसे अनिरुद्ध? तुमने तो मुझे भी कुछ कहा नहीं था, तो फिर भाई को कैसे? उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे बने थे, इसलिए मुझे उनको बताना पड़ा। तो फिर सगाई वाले दिन क्या हुआ था? तुम कोमा में कैसे चले गए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। किंजल और सौरभ दोनों ही नीचे अनिरुद्ध और संजना को ढूंढ रहे थे। मेहमान तो सभी सोने के लिए चले गए थे और किंजल ने रागिनी जी को कह दिया था कि संजू भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई है। दादी भी यहीं रुक गई थी और सो भी गई थी। यार ये सब गए कहाँ? सौरभ ने नीचे सब जगह देख लिया था पर कोई दिखे नहीं। मैंने ऊपर भी कमरे में देख लिया पर वहाँ भी नहीं है। किंजल बोली, अब तो मुझे लगता है दोनों साथ में ही कहीं और पक्का अनिरुद्ध ने सब सच बता दिया होगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। अरे टेरेस पर तो देखा ही नहीं, चलो वहाँ पर ही होंगे, किंजल बोली और दोनों भी टेरेस पर जाने लगे। भाई, आपने तो जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि आप सब जानते हैं, संजना ने कहा। तो मोहित और अनिरुद्ध एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। अरे ये क्या बात हुई? आप दोनों एक टीम में हो गए और मुझे अलग कर दिया, संजना झूठ गुस्सा जताती हुई बोली। संजू, हम एक टीम हुए हैं तो किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। मोहित संजना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला। ये सुनकर संजना भी मुस्कुराने लगी। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे प्यार करने वाले इतने अच्छे भाई और क्या? अनिरुद्ध झट से बोला। और कुछ नहीं, संजना तुरंत बोली। ये सुनकर अनिरुद्ध का मुंह उतर गया पर मोहित को हंसी आ गई। चलो ये सब छोड़ो भाई, पहले आप बताइए कि अनिरुद्ध के बारे में आपको कैसे पता चला? मोहित ने पहले अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर बताना शुरू किया। तभी सगाई से कुछ दिन पहले, तुम्हें याद है, ओबराय फार्मा इंडस्ट्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उसका प्रेजेंटेशन तुमने तैयार किया था। हाँ, और अनिरुद्ध, ओह सॉरी मिस्टर दी, अनिरुद्ध ओबराय हमारे घर आए थे ये बताने के लिए कि वो प्रोजेक्ट हमें मिल गए हैं और हमारे प्रेजेंटेशन की तारीफ भी कर रहे थे। संजना अनिरुद्ध के सामने देखकर बात पर थोड़ा वजन डालती हुई बोली। हाँ वही मीटिंग, मोहित मुस्कुराता हुआ बोला और अनिरुद्ध भी मुस्कुराता अपने सिर पर हाथ फेरने लगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी तब आप दोनों ने मिलकर। नहीं भाई, फिर से संजना अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोली। और ये सुनते ही मोहित और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। क्या करते हम, एक्टिंग करनी पड़ी हमें। उस मीटिंग में अनिरुद्ध नहीं जानते थे कि मैं भी आने वाला उनकी कंपनी में। हाँ मुझे याद है, ये बात मैंने अनिरुद्ध को नहीं बताई थी, बताने वाली थी पर तब अनिरुद्ध का कोई कॉल आ गया था और वो चला गया था और बाद में ही मैं ही भूल गई थी। अच्छा हुआ तुम भूल गई थी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो आज हालात कुछ और होते, अनिरुद्ध ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। तब मीटिंग में जब अनिरुद्ध ओबराय आए तो उन्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, पर उस वक्त मेरी हालत कुछ इस तरह थी कि ना तो मैं कुछ कर सकता था और ना उनसे कुछ पूछ सकता था। हाँ, और मेरी हालात भी कुछ ऐसे थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी असलियत ऐसे मोहित के सामने आएगी। मैं उस वक्त उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। हाँ, फिर मीटिंग के बाद मैं तो गुस्से में कंपनी में से जाने लगा और अनिरुद्ध मुझे समझाने मेरे पीछे आ रहे थे। हाँ, मोहित को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा था। रुक ही नहीं रहे थे, ना ही मेरी बात सुन रहे थे। और जब मैं पार्किंग में पहुंचा तो अनिरुद्ध ने वहां आके मेरा हाथ पकड़ लिया और तुम्हारी कसम दे दी मुझे रोकने के लिए। हाँ, तब जाके वो रुके और मैंने उनको सारी बात बताई। फिर क्या, मुझे तो उनकी बात माननी ही थी। जब प्यार सच्चा हो तो उसमें सच्चाई नज़र आ ही जाती है और तब से ये ड्रामा करना पड़ रहा है। मुझे जैसे बोला पीछे से किंजल और सौरभ आ गए। कैसा ड्रामा भाई? किंजल के बोलते ही संजना, मोहित और अनिरुद्ध तीनों उन दोनों की तरफ मुड़े। मैं तुम्हें बताती हूँ किंजल के यहाँ कितना बड़ा ड्रामा हो रहा था। संजना किंजल के पास आते हुए बोली। हाँ पता, ये देख अनिरुद्ध। हाँ ये तो मुझे मालूम है, पर भाई किस ड्रामे की बात कर रहे हैं? किंजल ने अनिरुद्ध पर ज़्यादा गौर नहीं किया।
क्या तुझे सब मालूम है? हाँ, अनिरुद्ध के बारे में भी। हाँ। ये सुनते ही संजना अनिरुद्ध को घूरने लगी और अनिरुद्ध फिर से देखकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बताना ये भाई किस ड्रामे की बात कर रही? यहाँ अब तुझे सब बताती हूँ। संजना किंजल का कान खींचते हुए बोली, आओ, दुख रहा है संजू, क्या कर रही हो? तुझे बता रही हूँ, तू सब जानती थी, फिर भी तूने मुझे कुछ कहा नहीं। सब जानते हैं, सिर्फ मेरे अलावा, भाई भी और अब तुम भी। संजना अभी भी किंजल का कान खींचते हुए बोल रही थी। क्या भाई भी जानते थे? क्यों, तुझे नहीं पता था क्या? ड्रामेबाज कहीं की। नहीं, मुझे सच में पता नहीं था। हाँ संजू, किंजल नहीं जानती थी कि मैं भी इस सब में शामिल हूँ। मोहित के इतना कहने से संजना ने किंजल के कान छोड़ दिया। किंजल को कल ही पता चला है, मैंने कल इतना कार्ड तुम्हारे कमरे के बाहर रखा था और तुम्हें टेरेस पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें सब सच बता सकूं, पर कार्ड किंजल ने ले लिया और तुम्हारी जगह वो टेरेस पर आ गई। अनिरुद्ध ने संजना को सब एक्सप्लेन किया। ये सब तो ठीक है, पर भाई ने तो हमें भनक भी नहीं लगने दी कि वो ये सब जानते। किंजल अभी भी सरप्राइज थी। छुपाने में माहिर हूँ, वो चाहे बात हो या फिर जज्बात। मोहित फीकी हंसी के साथ बोला। क्या मैं कुछ नहीं समझी? किंजल को कुछ समझ नहीं आया, पर संजना और अनिरुद्ध दोनों ही मोहित की ये बात अजीब लगी थी और इस बात के पीछे का सूनापन भी महसूस किया था। दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगे। अरे कुछ नहीं, ऐसा तो मैंने और भी बहुत कुछ किया है जिसके बारे में तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। ऐसा क्या किया है भाई आपने? संजना मोहित की आंखों में देखते हुए बोली। मंदिर में पूजा में रखने वाले कार्ड जानबूझकर गिराए ने ताकि अनिरुद्ध का कार्ड हाथ कार्ड पर लग सके, जिस कार्ड में संजना और अनिरुद्ध का नाम लिखा था। तेरी मेहंदी में अनिरुद्ध का नाम लिखवाना और ऐसे स्पेशल मेहंदी मंगवाना जिसका रंग पानी से धोने से और भी निखर के आता है। ओ माय गॉड, किंजल के मुंह से निकल गया। संजना की आंखें नम हो गई थी। उसने मोहित को गले लगा लिया। थैंक यू भाई। मोहित ने प्यार से संजना के माथे पर हाथ फेरा। अरे सिर्फ भाई को थैंक यू, मैंने जो तुम दोनों को एक साथ दूसरे के हाथों से हल्दी लगवाई उसका क्या? मुझे लगा ही ये तेरा ही आइडिया होगा, क्योंकि इतने बकवास आइडिया तुम्हारे पास ही होते हैं। संजना थोड़ी मस्ती करते हुए बोली। क्या? जा, तेरे से तो बात ही नहीं करनी। किंजल मुंह फुलाकर पीछे मुंह कर खड़ी हो गई। ओह सॉरी मेरी गुड़िया, थैंक यू सो मच किंजू। संजना किंजल को गले लगाते हुए बोली। सब इनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। और एक थैंक यू सौरभ, तुम्हें थैंक यू हमारे लिए इतना करने के लिए। मैं जब नहीं थी अनिरुद्ध के पास तब उसका साथ देने के लिए संजना सौरभ के पास आते हुए बोले। थैंक यू की कोई बात नहीं है संजना, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। सौरभ भी स्माइल करते हुए कहा। फिर अनिरुद्ध और मोहित ने सब बात संजना को बताई। अनिरुद्ध और मोहित ने अगले दिन का प्लान सबको समझाया। हम इस मिशन का नाम रखेंगे मिशन बैंड बाजा बारात, क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? सौरभ प्लान सुनने के बाद तुरंत बोला। ये सुनकर सब सौरभ को घूरने लगे। नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कुछ और रख देते हैं। सौरभ ने सबके रिएक्शन देखकर कहा। ये सुनते सब हंसने लगे। हम तैयार हैं मिशन बैंड बाजा बारात को उसके अंजाम तक ले जाने के लिए, सब साथ मिलकर बोले। और ये सुनते सौरभ भी खुश हो गया। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, सब जैसा डिसाइड किया है वैसा ही करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे या फिर मोहित को बताएंगे। अनिरुद्ध सबको समझाते हुए बोला। यस बॉस। सौरभ और किंजल साथ में बोले। चलिए अब सब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ, इसलिए थोड़ी नींद भी ज़रूरी है, मोहित ने घड़ी देखते हुए कहा। मोहित के साथ संजना भी नीचे जाने लगी। सौरभ को भी नींद आ रही थी, वो भी जाने लगा। किंजल जैसे ही जा रही थी अनिरुद्ध ने उसे रोक लिया। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अनिरुद्ध किंजल का हाथ खींचता हुआ बोला। अरे अब क्या है, मुझे संजना से मिलना है। पर अभी तुम मिले तो सही। इसे मिलना कहते हैं क्या? इतने महीनों बाद हम मिले हैं और मैं उसे ठीक से गले भी नहीं लगा पाया और ना ही प्यार से कुछ बात कर पाया। तो तुम्हें किसने मना किया था? किसी ने नहीं, पर मोहित के सामने कैसे? ओह हाँ, तुम कुछ करो ना, मुझे संजना से मिलना है अभी। हाँ अभी ही मिलना है तो जाओ ना, उसके कमरे में ही होगी। क्या कुछ भी कह रही हो? मोहित उसके पास वाले कमरे में ही है और अभी वो सोए भी नहीं होंगे, तो कैसे जाऊँ मैं? अच्छा रुक, कुछ करती हूँ मैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तब तक के लिए नमस्कार।